नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज हम आपके तमाम कमेंट्स जो हमारे विभिन्न वीडियो पर आए हैं उन्हें लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, आपके सवाल जवाब हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, हमारे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। साथियों, चलिए अब हम देखते हैं आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप भी अपने जो हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं या कर्मचारी हैं जो वीडियो बाद में देखेंगे वो कमेंट्स कीजिए इस वीडियो में और हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रताप सर का प्रश्न है यह, और सर का प्रश्न है लघुकृत अवकाश क्या होते हैं, कब ले सकते हैं और कितने ले सकते हैं, यह कब समाप्त हो जाते हैं। साथियों, यह प्रताप सर का अच्छा प्रश्न है, प्रताप गौर सर का। और जैसे कि हमारे शिक्षक साथियों को जैसे कि पता होगा, लघुकृत अवकाश कोई अर्जित अवकाश या ऑप्शनल लीव या कैजुअल लीव जैसा अवकाश नहीं है। यह एक प्रकार का मेडिकल अवकाश होता है। जहां मेडिकल अवकाश की हम बता देना चाह रहे हैं कि मेडिकल अवकाश में मेडिकल फिटनेस और सिकनेस सर्टिफिकेट लगता है, वहीं लघुकृत अवकाश में आपको यह नहीं देना है होता है। तो ये सुविधा मिल जाती है, यानी विदाउट फिटनेस सिकनेस के यह अवकाश ले सकते हैं। लेकिन अब यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो प्रति वर्ष 20 अर्ध मेडिकल अवकाश मिलते हैं और इसे मिलाकर के कुल टोटल हो जाते हैं 10 मेडिकल अवकाश प्रति वर्ष मिलते हैं। और इस प्रकार से आप अपने खाते में करीब 300 मेडिकल अवकाश जमा कर सकते हैं। यह मेडिकल अवकाश आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी ले सकते हैं। अब रही बात लघुकृत अवकाश की, जैसे कि आप तो लघुकृत अवकाश में जो रहता है वह मेडिकल अवकाश में से ही करता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होता है फिटनेस और सिकनेस के। अब आपका जैसे कि प्रश्न है कि एक वर्ष में कितने ले सकते हैं, तो आप 10 ले सकते हैं। और एक टाइम में कितने ले सकते हैं, तो आप अधिकतम 3 ले सकते हैं। कई संकुल प्राचार्य जो है वह 5 तक, यानी ज्यादा खराब कंडीशन है तो उस समय में 5 भी आप अधिकतम ले सकते हैं। अब जो एक वर्ष में कितना लेना चाहिए, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक होता है और इसे आप करीब 10 ले सकते हैं एक वर्ष में। अगर 10 से अधिक आप लघुकृत अवकाश लेते हैं तो फिर आपको फिटनेस सिकनेस देना होगा। तो साथियों, अगला प्रश्न यहां पर हम लेते हैं। सर का प्रश्न है रामशरण सर का प्रश्न है, इस बार ट्रांसफर होंगे क्या और जो अप्लाई करेगा उसे ट्रांसफर मिल जाएगा या नहीं, और कौन से टीचर ट्रांसफर का आवेदन यानी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इसी से रिलेटेड मीना विश्वकर्मा मैडम का प्रश्न है। तो पहले ट्रांसफर से रिलेटेड है। ट्रांसफर का पहले तो हम सर का प्रश्न का जवाब देते हैं कि इस बार ट्रांसफर होंगे, तो जी सर बिल्कुल इस बार ट्रांसफर होना है और समय से पहले, जो कि जून जुलाई में जहां आती थी अगस्त तक ट्रांसफर होते थे। लास्ट ईयर की बात करें तो अप्रैल मई में हुए थे और जून में आदेश जारी हुए थे। इस बार मार्च लास्ट में आवेदन करना होगा और अप्रैल में यह कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। पूरी रिलीविंग ज्वाइनिंग आपकी 15 मई तक हो जाएगी। इस बार कुछ परिस्थितियां और बदल रही हैं ट्रांसफर की, जो कि ट्रांसफर 2.0 के तहत होंगे। वो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ला रहे हैं। और साथियों, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रश्न है क्या ट्रांसफर मिल जाएगा, तो जिस ट्रांसफर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। और कौन से टीचर ट्रांसफर का आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में भी यही प्रावधान किया गया है। ऐसे शिक्षक जिनकी परीक्षा अवधि है वह ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। साथ में हम यहां पर बता देना चाह रहे हैं कि उन्हीं शिक्षकों को सबसे अधिक आवश्यकता है जो परीक्षा अवधि में रहते हैं, तो उनके लिए सीएम राइज स्कूल, विशिष्ट और मॉडल स्कूल्स के ऑप्शन खुले रहेंगे। वहीं ऐसे टीचर जिन्होंने गत वर्ष ट्रांसफर लिया या जिनके 3 वर्ष
जो ट्रांसफर पॉलिसी आएगी उस डेट से 3 वर्ष पहले अगर उन्होंने ट्रांसफर लिया तो उन्हें ट्रांसफर में वो है भाग नहीं ले पाएंगे और बाकी टीचर्स ले सकते हैं। साथ में सरप्लस से जो शिक्षक गए उन्होंने ट्रांसफर के जरिए गए तो वह भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रश्न अगला इसी से रिलेटेड है, मीना विश्वकर्मा मैडम का। 2018 में संभाग अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर लिया तो क्या सीनियरिटी चली जाती है क्या? जी, आपने जैसे कि आपका प्रश्न है, संभाग स्तर पर आपने ट्रांसफर लिया है और एक जिले से दूसरे लिया है और 2018 के पहले लिया है। अब साथियों यहाँ पर अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन आपने ये कहा है कि 2018 के पहले, तो हम दोनों बातों को इसमें समझेंगे, एक तो 2018 के पहले का और साथ में अलग अलग कैडर्स का। तो साथियों यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि अलग अलग कैडर की बात करें तो जहां लेक्चरर या उच्च माध्यमिक शिक्षक या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई सीनियरिटी नहीं जाएगी। वही माध्यमिक शिक्षक है वो संभाग के अंतर्गत ट्रांसफर ले सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक और यूडीटी कोई सीनियरिटी नहीं जाएगी। और जो प्राथमिक शिक्षक सहायक शिक्षक है वो जिले के अंतर्गत ट्रांसफर ले सकते हैं, उनकी सीनियरिटी नहीं जाएगी। सीनियरिटी का मतलब है प्रमोशन से रिलेटेड। तो साथियों अब जैसा कि आपका प्रश्न है कि 2018 के पहले यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, सिर्फ 3 कैडर्स नवनियुक्त वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कैडर से और पुराने टीचर्स को छोड़ करके, तो शायद जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि वरिष्ठ अध्यापक 2018 से पहले कहलाते थे, तो ये शिक्षक यदि 2018 के पहले इन्होंने ट्रांसफर लिया है, जैसा कि आपने कहा संभाग के अंतर्गत ही, तो क्या उनकी सीनियरिटी चली जाएगी? तो बिल्कुल 2018 के पहले अगर उन्होंने ट्रांसफर लिया तो सीनियरिटी लैप्स हो जाती है। जहां पर वह गए हैं भले ही उन्होंने एक ही संभाग के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में लिया है तो उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे अन्य शिक्षक साथियों को यह प्रश्न उनका क्लियर हुआ होगा। अगला यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं, राधेश्याम गोस्वामी जी का प्रश्न है और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि लास्ट कमेंट्स बॉक्स में हमने जो वीडियो चलाया था उसी के ही हमने कमेंट्स लिए और कुछ 2-3 प्रश्न हमने अन्य और वीडियो के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण जो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे इसलिए। तो हमारे अन्य वीडियो पर जो कमेंट्स आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो, और साथ में आज की जो हम जो वीडियो चला रहे हैं उस पर जो कमेंट्स आएंगे उन्हें अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो राधेश्याम गोस्वामी सर का प्रश्न है, गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो साथियों यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं हमारे जितने भी गुरुजी शिक्षक जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने भी इसके बारे में जो जानकारी ली है वरिष्ठ अधिकारियों से या डीओ कार्यालय से, तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा बताया गया है कि गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से, यानी क्योंकि गुरुजियों की जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत स्तर से हुई थी, तो पंचायत स्तर से हुई थी 2001 में 2000 के आसपास हुई थी, तो वहां से उन्हें वरिष्ठता का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब वह पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं तो उन्हें उस डेट से वरिष्ठता मिलेगी, यानी 2008 में पहली पात्रता परीक्षा हुई थी गुरुजी से रिलेटेड, तो वहां का जैसे कि हमने अपडेट लिए तो वहां से मिलेगी। चलिए प्रमोद चौबे सर का अगला प्रश्न लेते हैं। प्रमोद चौबे सर का प्रश्न है, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 35 वर्ष हो गए हैं 35 वर्ष हो गए हैं, क्या इसी पद से ही रिटायर्ड हो जाएंगे? ये बहुत सारे पुराने शिक्षकों का ये प्रश्न है, नवीन कैडर के शिक्षकों का प्रश्न है, 98 में नियुक्त शिक्षकों का वह एक ही पद से रिटायर्ड होते जा रहे हैं। अब तो 98 में नियुक्त शिक्षकों के रिटायरमेंट की बारियां आने लगी हैं, वह भी रिटायरमेंट की कगार पर है। यूडीटी और जो सहायक शिक्षक है वो शिक्षकों का ये दर्द है, और हमें पता है कि प्रमोद चौबे सर सहायक शिक्षक हैं, 35 वर्ष से एक ही पद पर हैं, जैसा कि सर का प्रश्न है इसी पद से रिटायर्ड। तो सर हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रमोशन के जैसे कि 18 तारीख को जो सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई होने के बाद जो प्रमोशन की सुनवाई होना उस पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और हो सकता है कि जनवरी में मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक और कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
तो सर आसान्वित रहिए और हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे तमाम शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोशन के रास्ते खोले जाना चाहिए। मेमोरीज आईडी से सर का प्रश्न है, परीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश कब आएंगे? तो परीक्षा अवधि का, हाँ, जैसा कि अब नया रूल्स आ गया है कि 3 कैडर के ही शिक्षक रहेंगे, यानी स्थायी अस्थायी वाला मैटर खत्म हो गया है। तो परीक्षा अवधि कहने का मतलब ये है कि परीक्षा अवधि जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो जो शिक्षक हैं उन्हें फिर भटकना नहीं है, आवेदन नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। जैसे कि अभी 2021 में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, नवनियुक्त शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनका 100% जहाँ वेतन होना चाहिए था अभी नहीं हुआ है। तो अब आगे चल के ये जनवरी से ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और उसके तहत परीक्षा अवधि के आदेश शीघ्र ही सभी शिक्षकों के आ रहे हैं। और आगे जो शिक्षक हैं जिनकी परीक्षा अवधि या कर्मचारी हैं, तो उनकी जैसे जैसे परीक्षा अवधि कंप्लीट होगी उनके तुरंत ऑटोमेटिकली ही आदेश जनरेट होगा और वेतन लग करके आएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, मयंक तोमर सर का प्रश्न है और काफी कमेंट्स भी आते रहते हैं, उच्च पद प्रभार से रिलेटेड है। माध्यमिक शिक्षक है, क्या उच्च पद प्रभार लिखा आएगा या फिर केवल माध्यमिक शिक्षक लिखा आएगा? समझ में नहीं आया प्रश्न क्या है। उच्च पद प्रभार लिखा आएगा, किस जगह पर उच्च पद प्रभार लिखा आ रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं उसकी जो एजुकेशन पोर्टल 3.0, तो वहां पर लिखा आया कि मूल पद क्या है, उच्च पद प्रभार है और किस उसमें, तो वहां पर है। बाकी अन्य जो पोर्टल्स है वहां पर या जिनकी जो पत्रावली है उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक ही लिख करके आएगा, उच्च पद प्रभार वालों का जो अगले पद का प्रभार मिला है, तो यही रहेगा। अब इसका आप एक बार और फिर से क्लियरली कमेंट्स कीजिए, क्या है आपका क्लियर प्रश्न। सुसीम दीवान सर का प्रश्न है, क्या 2001 की भर्ती वाले शिक्षक जो उच्च पद से वंचित रह गए उन्हें प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सर, बिल्कुल। 2001 के ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था या जो प्रोविजनल सूचियां जारी हुई थी तो उस समय वह रह गए, जैसे कि आपका प्रश्न है कि छूट गए, वंचित हैं, और या फिर अन्य किसी कारण से वह उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उच्च पद प्रभार नहीं ले पाया। अब इनके अगर प्रमोशन की प्रोसेस प्रारंभ होती है तो सर का जैसा कि प्रश्न है कि उच्च पद प्रभार वालों को ही लिया जाएगा या जो छूट गए थे उन्हें लिया जाएगा, तो सर हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि उच्च पद प्रभार वालों को तो लिया ही जाएगा और साथ में उसी क्राइटेरिया में यदि वंचित रह गए हैं और उसी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग है तो उन्हें भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को ही प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, अब संतोष कुमार सोनी सर का हम यहाँ पर प्रश्न लेते हैं। जैसे कि सोनी सर का प्रश्न है कि चतुर्थ वेतनमान टीचर को कब मिलेगा? ये बहुत सारे पुराने शिक्षक हैं उनका ये प्रश्न है चतुर्थ वेतनमान से रिलेटेड, जहां सरकार ने घोषणा भी की थी इसकी और अब बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल करके रह गए हैं। इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है कि चतुर्थ वेतनमान के आदेश कब तक आएंगे। लेकिन हमें अज्ञात सूत्रों से जहां पता चला है कि जहां चतुर्थ वेतनमान है या वित्त से रिलेटेड जितनी भी घोषणाएं की गई हैं कर्मचारियों के हित में, तो उन्हें इस सत्र में यानी इस सत्र में वह लाभ नहीं मिलने वाला है। मार्च के बाद जो बजट आएगा उसमें प्रावधान लिया जाएगा, उसमें चतुर्थ वेतनमान के आदेश जारी हो जाएंगे सहायक शिक्षक, यूडीटी, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों के। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, आशुतोष जोशी सर का प्रश्न है, अतिशेष का क्या हुआ सर जी, जिन शिक्षक की नियुक्तियों नहीं हो रही हैं सीहोर में? जी सर, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो अब नई ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है उसमें अतिशेष शिक्षक भी आएंगे। लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजना है, क्योंकि सेवा काल में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए हैं उन्हें कम से कम 3 वर्ष की सेवा देना होगी ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न मीना विश्वकर्मा मैडम का, चलिए हमने यहाँ पर प्रश्न ले ही लिया था। गेमिंग फन एंड टेक्नोलॉजी आईडी से प्रश्न है, एमपी कंप्यूटर टीचर रिलेटेड जानकारी दीजिए।
तो कंप्यूटर शिक्षक, नृत्य शिक्षक, अन्य शिक्षकों की भी भर्तियां होना है और उसी के तहत भर्तियां होंगी। जैसे कि मोस्टली आपने भर्ती से रिलेटेड है तो ये तमाम पदों पर भर्तियां होना है और अभी वेरिफिकेशन भी हो गया है और शीघ्र ही इनकी जो स्कूलों में भेजा जाएगा। अध्ययन अवकाश परीक्षा अवधि में ले सकते हैं क्या, इस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। ये प्रश्न है। तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि अध्ययन अवकाश परीक्षा अवधि में नहीं मिलता है, लेकिन नए प्रावधानों के तहत जो नए अवकाश के नियम लागू हुए हैं उसमें अध्ययन अवकाश ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा अवधि बढ़ जाएगी। यदि किसी शिक्षक है जिन्हें अध्ययन अवकाश की आवश्यकता है, अपनी योग्यता में वृद्धि करना चाहते हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका विधिवत आपको अनुमति लेना होगी। और कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो अध्ययन, उसके लिए आपको अध्ययन करने बाहर जाना है और उसके लिए आपको अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी जितने दिन की आपने अवकाश लिया उतनी ही आपकी परीक्षा अवधि बढ़ जाएगी। तो ये नए उसके प्रावधान के तहत मिल सकता है परीक्षा अवधि वाले जो शिक्षक हैं उन्हें अध्ययन का अवकाश। और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि अध्ययन अवकाश में वेतन का भुगतान होता है जो परमानेंट हो गए हैं और उन्हें इसका जो वेतन मिलता है उस समय पे नहीं मिलता है, जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो उनका एक साथ इसका एरियर मिल जाता है अध्ययन अवकाश का। तो 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। अगला प्रश्न है अरविंद तिवारी सर का प्रश्न है, 2005 तक अर्जित अवकाश सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2005 तक के अर्जित अवकाश सभी को मिलेंगे या नहीं, तो बिल्कुल मिलेंगे। पूर्व में जो आपने अर्जित अवकाश लिए हैं उनका लाभ मिलेगा। बीच में बंद कर दिए गए थे अर्जित अवकाश, अब फिर से शुरू हो गए हैं और शिक्षकों को अब ग्रीष्मकालीन में भी 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। और अगर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यदि उन्होंने कार्य किया है तो उसका अलग से एक्स्ट्रा अर्जित अवकाश मिलेगा। तो साथियों ये थे और आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम अगले वीडियो में आपके शेष प्रश्न कवर करेंगे और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को ले रहे हैं।